नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी इसके पहले हमने कक्षा 7वीं विज्ञान का एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया था, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी का हमने दूसरा प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु तैयार किया है, जिसको आज हम देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम। तो क्या होता है, उस पादप को हम बोलते हैं कीटभक्षी पादप। कौन सा? कीटभक्षी पादप। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि उसको क्या कहते हैं, उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम होता है क्या? घटपर्णी या पिचर प्लांट। ठीक। दूसरा प्रश्न है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वो है क्षुद्रांत्र या छोटी आंत भी हम इसको कहते हैं। ठीक। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी ऊष्मा की है। क्या है? चालक, रोधी, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक, या उसी को हम ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। ऊष्मा रोधी। ठीक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्मा रोधी। चौथा हमारा विकल्पीय प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन वाला गुण है। तो आपने पढ़ा होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाले अध्याय में कि जो पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, और भौतिक गुण क्या होते हैं? उसका आकार, रंग, अवस्था। यदि इनमें परिवर्तन होता है, ये सब भौतिक गुण हैं। ठीक। भौतिक गुण। और यदि इनमें परिवर्तन होता है तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे ये तीनों आंसर सही हैं, इसलिए जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, तिलचट्टे के शरीर में वायु प्रवेश करती है फेफड़ों द्वारा, किलोम द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। तो इसका सही आंसर तो है श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रख लेना कि फेफड़ों द्वारा किस में करती है, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय, बकरी। ठीक। और इस तरीके के जो भी अन्य स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें। किलोमों द्वारा होती है किसमें? मछली में। मछली, जिनको हम गिल भी बोलते हैं, किलोम को ही क्या बोलते हैं? गिल। ठीक। और त्वचा द्वारा होती है किसमें? केंचुए में। केंचुए में। ठीक। तो ये भी साथ साथ में याद रखना, हो सकता है इसकी जगह ये वाले पूछ लिए जाएं। आगे आते हैं रिक्त स्थान। चलिए इनको देखते हैं हम। रिक्त स्थानों में यदि हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो पादपों द्वारा जो खाद्य संश्लेषण होता है उसको उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और उसमें जो पदार्थ बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, वो किस रूप में संचित होता है? वो खाद्य पदार्थ जो बनता है वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वो संचित किस रूप में होता है? तो वो होता है मंड के रूप में, या हम उसको स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा मंड या स्टार्च के रूप में। पृथ्वी से सूर्य तक ऊष्मा आने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक ऊष्मा है वो किसके द्वारा पहुंचती है?
विकिरण द्वारा, किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है हमारी चालन, जिसमें जो ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण होती है। फिर होती है संवहन, जिसके द्वारा तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और एक होती है विकिरण, जिसमें बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 8, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी खालिस्तान द्वारा लगती है। तो कोई भी वस्तु कितनी गर्म है ये जानकारी उसके ताप के द्वारा पता चलेगी हमें। जब हम उसके ताप को जानेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ताप के द्वारा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 9, हवा में नमी अधिक होने से लोहे पर खालिस्तान जल्दी लगती है। भाई यदि लोहे को नमी में छोड़ दोगे और हवा में, तो उसमें क्या लग जाती है जल्दी से? जंग। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा जंग। पसीने में जल और खालिस्तान होता है। तो हमने अम्ल, क्षार और लवण वाला एक पाठ पढ़ा है, उसमें देखा है कि पसीने में जल और जल के साथ में क्या होते हैं? बहुत सारे लवण मिले हुए होते हैं। ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हम इनको जल्दी जल्दी देख लेंगे, आप इनको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न इसमें 8 ग्रेड के भी हैं और कुछ हमारी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसके हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, मृतजीवी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हमने आपको बताया है पहले, जो 8 ग्रेड की सॉल्यूशन वाली सीरीज़ में यदि आप देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है कि वे सजीव जो सड़े गले या मृत विघटनकारी पदार्थों से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। फिर निषेचन किसे कहते हैं? जब नर तथा मादा युग्म का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहते हैं। ठीक। प्रश्न क्रमांक 13 है, चालन और संवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने बताया था कि चालन और संवहन जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां हैं। तो चालन और संवहन के बारे में 8 ग्रेड में ये प्रश्न दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, वायवीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ये भी शायद 8 ग्रेड में होगा, इसको आप देख लीजिए। जंग का रासायनिक नाम और सूत्र। तो जंग का एक जो जंग लगने वाली रासायनिक समीकरण का हमने लिखवाया हुआ है, जंग कैसे लगती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि Fe2O3, ये तो उसका सूत्र है। और इसका नाम क्या होता है? एक मिनट, इसको मैं सही जगह लिख देता हूँ। इसका नाम होता है क्या? नाम होता है आयरन। सभी ने देखा होगा समीकरण में लिखा है आयरन ऑक्साइड। और सूत्र है इसका Fe2O3। ठीक। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। मैंने आपको अच्छे से समझाया कायिक प्रवर्धन क्या होता है। जब पौधे के किसी कायिक भाग से नई संतति का उत्पन्न होना या नई संतान का उत्पन्न होना या नए पादप का जन्म होना, संतति या उसको नया पादप भी बोलते हैं, नया पादप का उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके 2 लाभ बताना है। तो एक तो इसका ये लाभ होता है कि नया पौधा जल्दी कम समय में विकसित हो जाता है, और दूसरा होता है कि जो उसकी प्रजाति की शुद्धता है वो बनी रहती है। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 17 है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, दीर्घ रोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य लिखिए। ठीक। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टी थर्मामीटर में अंतर लिखिए। और इसका एक प्रश्न और है कि अंतर और समानताएं, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। एक 8 ग्रेड में है इसका प्रश्न, 8 ग्रेड में, और एक
पुस्तक में, जो पाठ्य पुस्तक है हमारी। ठीक, तो दोनों के प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 की यदि हम बात करें तो आपके पास 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी एवं तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो आपने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा क्रियाकलाप दिया गया है पाठ्यपुस्तक में, और हमारी पाठ्यपुस्तक में ये प्रश्न ऐसे के ऐसे दिया भी गया है, तो आपने उसका हल जो लिखा होगा उसको कर लेना है। फिर अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, कारण लिखिए। तो इस क्वेश्चन को तो कर ही लेना है, क्योंकि ये एक दैनिक दिनचर्या में इसका महत्व है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी पेशियों में क्या होता है कि जब अवायवीय श्वसन होने लगता है तो उस समय लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, और वो लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में जमा होने लगता है, जिससे ऐंठन होने लगती है। प्रश्न क्रमांक 22 है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? तो अब पट्टिकाणु जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, ठीक, या रक्त को गाढ़ा रखना। अब यदि रक्त में पट्टिकाणु कम हो जाएंगे तो रक्त जो है वो ज़्यादा तरल होने लगेगा, और जितना ज़्यादा तरल होगा तो वो यदि कोई चोट लग जाती है या जो हमारी रक्त वाहिनियों में हैं उनमें अच्छे से सर्कुलेट होना प्रभावित होने लगता है। तो ये मैंने इसको बताया हुआ है कि यदि क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे, तो ये शायद 8 ग्रेड में लिखवाया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। तो मनुष्य में कितने? 4 प्रकार के दांत होते हैं, चारों के आपको नाम याद रखना है, ठीक, और चारों के काम याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? एक तो कृंतक होते हैं, एक होते हैं रदनक, एक होते हैं अग्रचर्वणक, और होते हैं चर्वणक। ठीक, काम भी इनके आपको लिखवाए हुए हैं पहले से, यदि आपको नहीं है तो आप कर लीजिए। कृंतक कुतरने के काम आते हैं, रदनक जो है वो चीड़ने फाड़ने। आप इस तरीके से मत लिखिएगा, उनको व्यवस्थित जमा के लिखिएगा, है ना, ये तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। और अग्र चर्वणक जो है वो पीसने के काम आते हैं भोजन को अच्छी तरह से, और ये भी भोजन को पीसने के काम आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत हल्के में ना लें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि नहीं होगी तो मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए कि पूरा जो ब्रह्मांड, जो पृथ्वी है, इस पर जो जितने भी प्राणी हैं, पौधों को छोड़ के, वो सभी किस पे निर्भर हैं भोजन के लिए? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारे के सारे हरे पादपों पर निर्भर हैं। और हरे पादपों में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, वो बड़े नहीं हो पाएंगे, विकसित नहीं होंगे। तो जो अन्य प्राणी उन पर निर्भर हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, उनमें भोजन के प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 25। अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक आता है जो स्वेटर होता है, स्वेटर, उससे जुड़ा हुआ भी आ सकता है कि आप उतनी ही मोटाई का बना हुआ एक स्वेटर लेंगे, या अलग अलग परतों से बना हुआ उतनी ही मोटाई का दूसरा स्वेटर चुनेंगे, और ऐसा करेंगे तो क्यों? तो आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि
क्या होता है, जब दो लेयर होती हैं तो उन दोनों के बीच में वायु भर जाती है, और वायु जो है क्या होती है, ऊष्मा रोधी। और ऊष्मा रोधी होती है तो जो हमारे अंदर की जो ऊष्मा होती है उसको शरीर के बाहर नहीं जाने देती और हमारे शरीर को सर्दी का एहसास नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा उतनी ही मोटाई के एक कंबल या एक वस्त्र की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े अनेक परतों वाले वस्त्र को चुनना चाहिए। ठीक। 26 नंबर पे जो आज का अंतिम प्रश्न है, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। श्वसन दर क्या होती है? एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है उसको श्वसन दर कहते हैं। और लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, कि लोहे को जंग से बचाने का, हालांकि सारे इम्पोर्टेंट हैं पर ये कुछ कुछ ज़्यादा हैं। लोहे को जंग से बचने के 2 उपाय तो क्या हो सकते हैं? एक तो हो जाएगा उस पर पेंट कर दीजिए, ठीक, पेंट करना। और दूसरा हो जाएगा क्या? ग्रीस या तेल की परत चढ़ाना। ठीक। जब भी आपने घरों में देखा होगा कि कोई लोहे का यंत्र या वस्तु होती है तो हम बारिश के समय में उसके ऊपर ऑयल या तेल का जो है पॉलिश कर देते हैं या ग्रीस चढ़ा देते हैं, तो उस पर फिर जंग नहीं लगती, क्योंकि ये पानी को उस पर रुकने नहीं देता है। ठीक। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा है कि ये आपको परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे ताकि और इनकी सूचना आपको मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।